हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। हम लोग आपके लिए एक ये पूरा सीरीज लेकर आए स्पेशली फॉर द नीट सेक्शन, जिसमें हम लोग ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले, दैट इज बायोलॉजी। और मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू द एंटायर सब्जेक्ट स्टेप वाइज मैनर विथ ईच एंड एवरी चैप्टर। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। आप देख ही पा रहे हो, जैसे यहाँ पे मेरे पीछे लिखा हुआ है, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, दैट इज यूनिट नंबर 1, जिसका जो पहला चैप्टर है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, आज वो टॉपिक पढ़ना चालू करेंगे। अच्छा, बाय द वे एक बात याद रखना, जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग एमसीक्यूज भी इसके सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ प्लीज आप लोग सब बने रहिए ताकि आपको एमसीक्यूज भी मिले अच्छे से सॉल्व करने के लिए, और प्लस बहुत सारा अलग अलग एक्टिविटीज भी होगा। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ऑब्वियसली जब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में वी हैव टू डिस्कस ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में ही हम लोग बात करते हैं, राइट। एंड वी नो दैट लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे लाइफ है, राइट। एवरीवेयर वी विल फाइंड दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। लेट दैट पर्टिकुलर एरिया बी अ वेरी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, जैसे अंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन, तो वहां पे भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, जैसे पेंगुइन है। या फिर इफ यू टेक सम लाइक यू नो फॉरेस्ट एरियाज, तो वहां पे भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। देन वी हैव वाटर, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, तो हम लोगों को एक्वेटिक एनिमल्स, पानी के अंदर भी हम लोगों को लाइफ मिलेगा, सो दैट इज ऑल्सो फाउंड इन द वाटर। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। टेक एन एग्जांपल ऑफ डेजर्ट, तो डेजर्ट में भी आपको प्लांट्स भी मिलते हैं और एनिमल्स भी मिलते हैं, right? So we see that living organisms and the life is found everywhere, each and everywhere on the earth you will find that the living organisms are present. But the question is, how do we understand what is living and what is non-living? So what exactly do we mean by a life? Life का meaning क्या आता है? तो लाइफ का मीनिंग समझने के लिए ऑब्वियसली आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट, आई नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे? दीज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। से फॉर एग्जांपल वी हैव द ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग हु इज स्टैंडिंग हियर, अमीबा इज शोन हियर व्हिच इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। So naturally these are all called as what? Living organisms. And when I show you these pictures, we obviously say that these are all what? Non-living things. अच्छा, अभी बच्चों मुझे ये बात बताओ कि आपके दिमाग में ऐसा क्या आया जिससे आपको पता चला कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर, या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा ये सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या है जो यहां पे आपको नहीं मिलता है, जो ये सारे ऑर्गेनिजम्स में, ये सारे स्ट्रक्चर्स में आपको नहीं मिलता है, जो हमें इधर मिलेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। Say for example, so what are the characteristics of living organisms? I know आप लोग धीरे धीरे अभी दिमाग में सोच रहे कि क्या क्या हो सकता है। So let's take an example. We have a very important characteristic here called as the growth. Correct? All the living organisms has the ability to grow. सब लोग जब बर्थ होता है तो एकदम छोटे होते, धीरे धीरे उनके बॉडी में, उनके सिस्टम में क्या होना चालू हो जाता है? ग्रोथ। Next most important characteristic which we have, which is called as the characteristic of living organisms, that is reproduction. The question is reproduction essential in all the living organisms? Obviously answer is yes. Why? चलो सोचो इसके बारे में कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। वेरी गुड, आप लोगों ने मन में परफेक्ट सोचा है। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट हेल्प्स अस in continuation of the species. At the same time it also helps us to maintain the number of individuals in a given species. ठीक है, तो इसके लिए रिप्रोडक्शन एक बनता है हमारा इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक। देन वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज शोन हियर, जैसे फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। ये तो हम लोगों को पता ही होगा। जैसे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि समर सीजन, राइट। समर सीजन होता है तो हम लोगों को स्वेटिंग होता है। विंटर सीजन रहेगा तो वी स्टार्ट शिवरिंग, बराबर है। जब बहुत ज्यादा ठंड रहती है तो वी स्टार्ट शिवरिंग। समर रहता है तो स्वेटिंग आता है। सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई, right? So this also becomes a very important characteristic of all the living organism. We have one more important characteristic which is shown here, that is cellular organization. मतलब क्या? Each and every living organism is basically made up of what? Cell.
द बेसिक स्ट्रक्चरल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। और सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बनते हैं? एवरी ऑर्गेनिज्म इज सिंथेसाइज्ड और एवरी ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द सेल्स ओनली। some organisms are unicellular, एक ही सेल का बनेगा। some organisms are multicellular, meaning made up of many cells. So cellular organization is also an important characteristic of living organisms. अच्छा, सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है, राइट? Lot of chemical reactions are taking place, and all these chemical reactions together is known as what? It is called as the metabolism. So metabolism also becomes a very important characteristic of all the living organisms. लेकिन अभी मेरा सवाल ये है कि ये सारे तो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, राइट? करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज द यूनिक फीचर, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है विच कैन बी कॉल्ड एज अ टिपिकल डिफाइनिंग कैरेक्टर? ये तो सारे यूनिक फीचर्स हो गए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज एबिलिटी टू ग्रो, ability to reproduce, we have responsiveness to stimuli, cellular organization is there, metabolism is there, lot of interactions which they take place with the living organisms और बहुत सारी चीजें, and there are so many characteristics. These are all called as a unique feature. लेकिन मेरा सवाल ये है, जो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल है, and that question is कि which one of them is can be considered as the defining character? इसमें से कौन सा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल वन बाय वन। जैसे हम लोगों ने सबसे पहला कौन सा कैरेक्टर लिया था? परफेक्ट, दैट इज ग्रोथ। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ग्रोथ। नाउ वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, करेक्ट? ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ, एंड ग्रोथ इज पॉसिबल बाय इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नोन एज सेल डिवीजन। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, आप लोगों ने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। उसमें से माइटोसिस हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. So every living organism has an important property. They have an ability to grow by the process, and that process is known as cell division. तो cell division से सारे living organisms grow होते हैं, बराबर है? And growth, and they will start growing continuously, right? लेकिन animals में और plants में, क्योंकि plants भी living organisms है, तो plants में growth का criteria थोड़ा अलग रहेगा, animals में अलग रहेगा. जैसे for example यहाँ पे लिखा है that the plants are known to grow continuously throughout life. मुझे बोलो बच्चों, डू वी ऑल ग्रो थ्रू आउट लाइफ? ऑब्वियसली आंसर इज नो. एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, देयर इज अ टाइम अप टू विच वी कैन ग्रो. आफ्टर पर्टिकुलर टाइम आवर ग्रोथ विल स्टॉप, बट ओनली डेवलपमेंट कंटिन्यूज. सो ईदर द ग्रोथ विल कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, जैसे सीन इन केस ऑफ प्लांट्स, और इन केस ऑफ एनिमल्स द ग्रोथ विल कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन एज. बराबर है? तो प्लांट में ग्रोथ होता है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ, लेकिन एनिमल में क्या होता है? एनिमल में इट कंटिन्यूज अप टू अ पर्टिकुलर एज. और दोनों में ग्रोथ किसकी वजह से होता है? दोनों में ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, एंड दैट इज नोन एज सेल डिवीजन. बराबर है? तो सेल डिवीजन की मदद से नेचुरली द एनिमल्स आर नोन टू ग्रो. ठीक है, यहां तक ठीक. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ तो हमने देख लिया. ये सारे कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स है? दीज आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नोन टू ग्रो बाय सेल डिवीजन. लेट्स टेक एन एग्जांपल वंस अगेन. We know that there are unicellular organisms also. जैसे for example bacteria, you can see here the colony of bacteria. These are all unicellular organisms. Do they grow? Obviously answer is yes. अच्छा, growth हम लोगों ने क्या देखा था? Growth takes place because of what? Because of cell division. बराबर है? Growth होता है due to cell division. ये organism कैसा है? Unicellular. इसमें अगर cell division होगा तो क्या होगा? Number of organisms will increase, right? इसका मतलब growth in unicellular organism and cell division, they go hand in hand. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो मतलब ये एनिमल में क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है. रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्रीजिंग, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ सीन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो थोड़ा सा फर्क रहेगा यहाँ पे. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी आपको सेल डिवीजन मिलेगा, बट दिस पर्टिकुलर सेल डिवीजन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मतलब नया इंडिविजुअल बढ़ना चालू हो जाएगा. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं. थोड़ा सा फर्क है. नाउ एज वी सी दैट द ग्रोथ विल हैव टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन कौन सा? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज इंक्रीज इन मास. जैसे हमारा है, हमारा सेल डिवीजन हुआ तो क्या हो रहा है? हमारे बॉडी का मास बढ़ते जा रहा है, राइट? सो दैट इज नोन एज इंक्रीज इन मास.
और दूसरा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने देखा है दैट मल्टीपल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन होता है सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ग्रोथ, बट देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। परफेक्ट। तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल इंक्रीज। ठीक है, सो इसके मतलब इंक्रीज इन मास डेफिनेटली बिकम्स अ क्राइटेरिया फॉर द ग्रोथ एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज इक्वल टू व्हाट, ऑलमोस्ट लाइक रिप्रोडक्शन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, करेक्ट। लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा, इंक्रीज इन मास, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे ये मास बढ़ रहा है, यहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सेल डिवीजन होकर रिप्रोडक्शन हो रहा है, करेक्ट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये ग्रोथ है कि रिप्रोडक्शन है, बट क्राइटेरिया अगर आप देखोगे तो इंक्रीज इन मास बिकम्स अ डेफिनेट क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, राइट। चलो अभी देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्रीज इन मास बिकम्स अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया और डेफिनाइट क्राइटेरिया फॉर द ग्रोथ। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ माउंटेन, ठीक है, सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अगर हम लोगों ने एग्जांपल लिया माउंटेन का, सैंड ड्यून्स का, तो सैंड ड्यून्स का भी साइज बढ़ता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि सैंड ड्यून्स पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे सैंड जमा होना चालू हो जाता है, तो क्या हो रहा है, उनका ग्रोथ हो रहा है। क्यों ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन मास। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा था, वही कैरेक्टरिस्टिक आपको नॉन लिविंग में भी मिल रहा है। एंड इफ वी आर गेटिंग द सेम कैरेक्टर, जैसे ये सैंड ड्यून्स है, ये माउंटेन्स है, दे आर नोन टू ग्रो एंड दे विल ग्रो एक्सटर्नली बिकॉज दे विल इंक्रीज देयर मास, and because they are going to continuously increase their mass, which also becomes a characteristic of non-living things. So now obviously फिर क्वेश्चन आता है कि can we call growth as a defining character? Naturally the answer is no, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो हो रहे हैं और नॉन लिविंग भी ग्रो हो रहे हैं। लेकिन यहां पे नॉन लिविंग का जो ग्रोथ हो रहा है ना, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस। सरफेस पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बाहर से इंक्रीज हो रहा है। देयर मास इज इंक्रीजिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड बिकॉज देयर मास इज इंक्रीजिंग फ्रॉम आउटसाइड, देयरफॉर वी कॉल दैट एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, राइट। बट इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, से फॉर एग्जांपल ह्यूमन मसल सेल, अगर मसल सेल्स की बात करते हैं, मसल्स की बात करते हैं, मसल्स ग्रो होते हैं, एक्सरसाइज किया तो और ज्यादा ग्रो होंगे, और एक्सरसाइज किया तो और ग्रो होंगे। सो यहां पे क्या हो रहा है, मसल्स आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द मसल सेल्स एंड मसल सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो अगर नॉन लिविंग का ग्रोथ एक्सट्रिंसिक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ कैसे होता है, बाहर से कि अंदर से? परफेक्ट, इट इज फ्रॉम इनसाइड। अगर ये अंदर से है तो नेचुरली इट विल बी नोन एज व्हाट, इट विल बी कॉल्ड एज द इंट्रिंसिक ग्रोथ, करेक्ट। सो हियर देयर इज ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, सो इट इज नोन एज इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। सो मतलब ग्रोथ आपको दोनों में मिलेगा, लिविंग में भी मिलेगा और नॉन लिविंग में मिलेगा। नॉन लिविंग का ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक, लिविंग का ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। और ये सब देखेंगे तो वी आर 100% श्योर दैट द ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, ठीक है। ग्रोथ अगर नहीं है तो व्हाट इज द अदर कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन यहां पे देखो क्या प्रॉब्लम है, या फिर ये रिप्रोडक्शन हम लोग कैसा समझ सकते हैं। नाउ वी नो दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, करेक्ट। सो रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features similar to the parents, मतलब क्या होता है, reproduction takes place in the same species and the organisms which are produced will have similarity with their parents, correct. So they are always going to be similar with their parents, so that is known as sexual reproduction, बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा एक टाइप आता है रिप्रोडक्शन का विच इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे स्पोर फॉर्मेशन फाउंड इन केस ऑफ फंगाई, या फिर वी हैव बडिंग विच इज फाउंड इन केस ऑफ, से फॉर एग्जांपल यीस्ट होता है, हाइड्रा होता है, या फिर वी हैव, जैसे हाइड्रा में भी बडिंग है, यू कैन सी हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ बड हियर, सो दैट इज आल्सो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन ये कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। टेक अनदर एग्जांपल, वी हैव अनदर एग्जांपल दैट इज रीजनरेशन फाउंड इन केस ऑफ प्लानेरिया। Planaria is such animal when the body is cut into segments, अलग अलग सेगमेंट में जब बॉडी कट हो जाता है, then this has a natural tendency to grow into the new organism, बराबर है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? we call this as regeneration which is found in case of planaria।
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो, मतलब ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया। ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन फाउंड इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा। तो आपको स्पाइरोगायरा में, फंगाई में, अलगे में मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहां पे मिल रहा है, वी हैव अ फिलामेंट ऑफ द स्पाइरोगायरा व्हिच हैज अंडरगॉन अ कटिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ द एंजाइम, और इसने दो अलग अलग फिलामेंट्स बना दिए। तो ये क्या बन गया मेरे लिए? फ्रेगमेंटेशन, मतलब टू कट इनटू स्मॉल पीस। करेक्ट, तो यहां पे फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, जैसे प्रोटोनीमा ऑफ द मॉसेस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेम, एंड एज आई सेड स्पाइरोगायरा। तो ये सब क्या हो गया? दीज आर ऑल कॉल्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मतलब रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का आएगा, कौन सा? सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में अगर आप देखोगे तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द सेल डिवीजन, बिकॉज बैक्टीरिया इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक बैक्टीरिया डिवाइड होके दो बना, दो का चार बना, चार का आठ बना, आठ का 16 बना, ऐसे बढ़ते गया। मतलब बैक्टीरिया में जब सेल डिवीजन होता है तो इट इज इक्विवेलेंट टू द रिप्रोडक्शन। So increase in number of cells is always equal to the reproduction and is always equal to even growth in case of bacteria. ठीक है, तो यहां पे reproduction and growth goes hand in hand. So that is why they are both are synonymous with each other. मतलब बैक्टीरिया में जो सेल डिवीजन होता है तो उसको उससे ग्रोथ होगा, लेकिन सेल डिवीजन हुआ तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बना, मतलब क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। सो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ विल गो हैंड इन हैंड, सो इट इज सेड दैट दे आर सिनोनिमस विद ईच अदर। ठीक है, तो ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, दे आर बेसिकली इनफर्टाइल। देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेराइल वर्कर बी, या फिर फॉर एग्जांपल म्यूल, या फिर फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में देयर आर कपल्स हु आर इनफर्टाइल, जो बर्थ ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज, बिकॉज ऑफ सर्टन डिसीजेस, सो दे आर कॉल्ड एज ए इनफर्टाइल कपल। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। करेक्ट, तो ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो रिप्रोड्यूस कर सकते नहीं है, एंड नेचुरली फिर इससे यही पता चलता है दैट रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज द ओनली डिफाइनिंग कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? तो हमने ग्रोथ देखा, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टर क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी मिलेगा। रिप्रोडक्शन हमने देखा, रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर क्योंकि वो आपको ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दोज हु आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, राइट? तो दिस आल्सो कैन नॉट बी टेकन एज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तो सर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप मुझे पूछोगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेटाबॉलिज्म can be considered as an important defining character. Right? Now what is metabolism? ये आप लोग already पढ़ चुके हैं. What exactly do we mean by metabolism? So metabolism is nothing but sum total of all the chemical reactions. क्योंकि हमारे बॉडी में ना बहुत सारा chemical reactions होते रहता है, and that is why we say that our entire body is made up of chemicals. Correct? तो इसमें दो मेजर टाइप का केमिकल रिएक्शंस होते रहता है क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोटीन्स खाया तो प्रोटीन्स का क्या बनेगा? एमिनो एसिड। मैंने स्टार्च खाया तो स्टार्च से क्या बनेगा? ग्लूकोज। मैंने फैट खाया तो फैट से क्या बनेगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस था, ये जो कॉम्प्लेक्स था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल में। The process of converting complex food into simple food is known as catabolism. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? Catabolism. अभी सिंपल फूड मुझे मिला, कभी कभी यह भी होता है कि सिंपल फूड से मैं क्या बना दूंगा? कॉम्प्लेक्स। या फिर सिंपल मटेरियल से मैं क्या बनाऊंगा? कॉम्प्लेक्स। And when I make from the simple molecule the complex one, we call this as anabolism. So catabolism is basically a breakdown process and anabolism is basically a building up process. Together we call this as metabolism. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? Metabolism. So sum total of all the chemical reactions is known as what? Metabolism. I hope everyone is getting this. अभी metabolism ये कैरेक्टर है ना आपको नॉन लिविंग थिंग में कभी भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? So metabolism cannot be seen in any non-living thing, and metabolism is a primary character of all the cells of the body, right? तो उसमें ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मेटाबॉलिज्म जरूर होगा। सेंसिटिविटी है नहीं है लेकिन मेटाबॉलिज्म होगा। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज व्हाई मेटाबॉलिज्म इज कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग कैरेक्टर।
जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाइजेशन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, करेक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में वी नो दैट द डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीटेड वेयर स्टार्च इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ग्लूकोज। अभी कॉम्प्लेक्स का क्या बना, सिंपल, तो इसको हमने क्या नाम दिया, कैटाबॉलिज्म, करेक्ट। नाउ दिस रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो, ओके। तो ये सेल बाहर भी, हमारे बॉडी के बाहर भी हम लोग सेल के ये रिएक्शन लैब में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस है ना, हम लोग टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, ओके। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया है इन विट्रो टाइप ऑफ रिएक्शंस। द रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी कैन आल्सो बी पॉसिबल इन अ सेल फ्री सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर वो सेल फ्री सिस्टम में है तो मतलब बाहर है बॉडी के, और बॉडी के बाहर है मतलब वो क्या हो गया, नॉन लिविंग, और वही अगर बॉडी के अंदर हो गया तो मतलब क्या हो गया, लिविंग। मीनिंग ये जो रिएक्शन में दिखा रहा हूं, दिस रिएक्शन इज नीदर लिविंग नॉर इट इज नॉन लिविंग, करेक्ट ना। ये लिविंग बोल सकते हैं ना, टिपिकली नॉन लिविंग बोल सकते हैं। बट व्हेन ऑल दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, all these isolated in vitro type of reactions, when they take place inside the body, we call that as a character of living organisms. So cell के अंदर ये 100% होते ही रहता है, whether that cell is going to be diseased one, कुछ problems है, function हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन metabolic reactions will take place, and that is why metabolism is considered as the defining character of all the living organisms, because this is done only inside the cell, and whenever it is done inside the cell, we call that as defining feature of life. Clear? So metabolism becomes the defining character of all the living organisms, और metabolism के साथ जो takes place in the cellular organization, तो metabolism के साथ और एक important character आता है, that is known as the consciousness. ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स आर नोन टू शो दिस कॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो ये वाला। सो बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, करेक्ट। वेदर द ऑर्गेनिज्म इज इन अ कोमैटो स्टेट, वेदर इट इज अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, व्हाटएवर, जो भी रहेगा, दे विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। या तो स्टिमुलाई डीप रहेगा या फिर सुपरफिशियल रहेगा, सो दे विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड, वेदर इट इज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। स्टिमुलस कोई भी हो, दे विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड। And human beings are also known to show the self consciousness. तो बच्चों मुझे बताओ कि कौन से दो कैरेक्टर बन गए हमारे डिफाइनिंग कैरेक्टर। सबसे पहला कैरेक्टर बन गया आपका मेटाबॉलिज्म, दैट इज सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन गया दैट इज कॉन्शियसनेस, जिसको ह्यूमन बींग्स में हमने नाम दिया है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई होप आप लोगों को ये बेसिक चैप्टर का समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, विच डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग, और अभी हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी आगे का जो पार्ट आएगा, इट विल बी फर्दर स्टडी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो हम लोग डेफिनेटली चालू करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थोड़ा सा पढ़ाई करो, जो मैंने अभी पढ़ाया वो एनसीईआरटी में से अच्छे से रीड करो, उसका अपना खुद का स्टडी नोट्स बना के रखो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच।